हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, इवान पावलोव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी जिसे कहते हैं, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम की थ्योरी में इवान पावलोव जो बिलोंग करते हैं व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है और इनका मानना है कि बच्चे को अगर हमें कुछ सिखाना है तो उसके लिए हमें एक अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग उसके साथ में करनी होगी। समझेंगे कि क्या है पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी थ्योरी। तो आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है इवान पावलोव आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि क्या ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे? नहीं, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे। मनोवैज्ञानिक इस थ्योरी को देने के बाद में इनको एक मनोवैज्ञानिक का दर्जा मिला। कह सकते हैं कि एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ठीक है। डॉक्टर के दौरान इन्होंने एक परीक्षण किया, ठीक है। वो परीक्षण था एक कुत्ते पर, और जिस परीक्षण के लिए इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक। तो ये स्पेसिफिकली ये जो है डाइजेशन के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे पूरा का पूरा जो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर, और इनकी थ्योरी को जो है कई तरीकों से अन्य नामों से बुलाया जाता है। तो कितने सारे नाम हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। और इनकी थ्योरी आती है किस सिद्धांत के अंतर्गत? अधिगम सिद्धांत के। जब आपसे पूछा जाता है कि अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत किसकी कितनी थ्योरी आती हैं, तो उसमें थोर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, वाटसन की थ्योरी और पावलोव की थ्योरी, ठीक है। ये सभी थ्योरियां उसमें आती है, और कोहलर की थ्योरी भी उसी में ही आती है जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जो कि व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इसे कहते हैं। परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि फेमस इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक एकदम, क्योंकि ये जो है अगर थोर्नडाइक को पढ़े तो वो बच्चों को सिखाने के लिए उत्तेजना अनुक्रिया को बताते हैं, ठीक है। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स का महत्व बताते हैं। स्किनर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का महत्व बताते हैं, ठीक। ये बताते हैं किसका? उत्तेजना अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्डिंग, एक अनुबंधन का महत्व, ठीक है। तो इसे समझेंगे। उत्तेजना अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो ये इवान पावलोव की थ्योरी हो जाती है। अगर आपसे इंडिविजुअली सिंगल रूप से ये पूछा जाए कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी कि SR थ्योरी या फिर उत्तेजना अनुक्रिया थ्योरी किसकी है, तो आप कहोगे थोर्नडाइक की थ्योरी है। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं ऐड कर देती हूँ अनुबंधन को, तब आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है, तब आप आंसर करोगे इवान पावलोव, ठीक है। तो SR थ्योरी किसकी है? थोर्नडाइक की है। और SR बॉन्डिंग यानी कि जिसे हम कहते हैं अनुबंधन, तो SR बॉन्डिंग थ्योरी किसकी है? इवान पावलोव की है। ये डाउट क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने अन्य नाम इनकी थ्योरी को दिए गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब आपका काम है कि उन्हें थोड़ा सा आप रट्टा लगा लो, या फिर कह सकते हैं कि एक बार समझ लो, ठीक है। आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप आसानी से इसे पढ़ पाओ। तो उत्तेजना अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इनका मानना यह है कि जो अनुबंधन होता है ना, वो अचानक से नहीं होता है। अचानक से नहीं होता है, जैसे कोहलर कहते हैं कि बच्चा अचानक से सीखता है। वो कहते हैं सहज रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में टीचर के साथ में आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मतलब जब क्लास में टीचर आता है, तो उस टीचर के आने से बच्चे अपने आप में सहज रूप में क्या होता है कि थोड़ा सा सहम जाते हैं, ठीक। और ये जो बॉन्डिंग है, टीचर का आना, बच्चों का सहम जाना, उसके स्वभाव को देखकर हुआ है ना, टीचर के स्वभाव को, ठीक है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे हुआ, अचानक से नहीं हो गया है, धीरे धीरे उन्होंने डरना स्टार्ट किया है। ठीक उसी तरीके से एक ये बॉन्डिंग बन जाती है कि किसी दिन अगर टीचर क्लास में नहीं आ रहा है डायरेक्ट रूप में, वो अपने अपने जैसे कि आमतौर पर जो टीचर होते हैं अपने साथ में डायरी रखते हैं, पेन रखते हैं, डस्टर रखते हैं, और उन्होंने खुद ना आकर वो चीज़ें अगर क्लास में पहुंचा दी है, तो वो भी उतना ही काम करेंगी, ठीक है। किसके बदले? कि टीचर खुद ना आकर अपनी समस्त चीजों को वहां पर क्लास में पहुंचा रहा है। तो एक बॉन्डिंग बन चुकी है, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाता है कि अब टीचर आने वाला है ना। तो इस तरीके से ये जो
अनुबंधन होता है, यहाँ पर समझाने की कोशिश की है पावलोव ने कि ये धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है। प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत भी इसे कहते हैं, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं, उद्दीपन साहचर्यात्मक सिद्धांत, यानी कि कितने सारे नाम एक ही थ्योरी को दिए गए हैं और इनसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं अपनी कहानी को, अपने कॉन्सेप्ट को, और समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया और कंडीशनिंग किस तरीके से बनती है वो बताया, और उसके कितने टाइप होते हैं वो बताया। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी कि परंपरागत अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो रूसी शास्त्री इवान पावलोव थे, ठीक है। ये शरीर क्रिया शास्त्री थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है, आपको इसको नोटिस कर लेना है। जो कि पाचन क्रिया से संबंधित थे, पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन से संबंधित थे। और इस प्रयोग के लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो वो होंगे इवान पावलोव, ठीक है। 1904 में दिया गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इवान पावलोव को अनुबंधन के पिता यानी कि कंडीशनिंग के पिता माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अनुबंधन के पिता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इवान पावलोव। क्या आंसर हो जाएगा? इवान पावलोव, ठीक है। बात करें कि इनके प्रयोग की विषय वस्तु क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप बताओगे कुत्ता यानी कि डॉग, ठीक है। बात क्लियर हुई? यहां तक के एक एक जो क्वेश्चन है दिमाग में छाप लो, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब बात आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रयोग किस पर किया था, आपने जान लिया कुत्ते पर किया था। किसने किया था आपने जान लिया, कब किया था, ठीक है। अब समझेंगे कि प्रयोग क्या था। देखो यहां पर एक कुत्ता लिया गया है। कुत्ता ये नहीं कि वो जो है उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूखा रखा गया है। ये एक भूखा कुत्ता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, इस पिंजरे में इस एक जो कैवेज बना दिया गया है अलग से, मतलब लकड़ी का एक वो बना दिया गया है ढांचा, और इसको बांध दिया गया है कुत्ते को इसमें, ठीक। अब इवान पावलोव का मानना था, यहाँ पर उसको अवधारणा को समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो जो समझाना चाह रहे हैं कि उनका मानना था कि किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई संकेत यानी कि सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। ये लाइन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। अब मैं समझाती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम किसी की उत्तेजना के प्रति कोई सिग्नल बांध दे तो वो जो सिग्नल है वो उतना ही रेस्पॉन्स करेगा जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी है, फिक्स टाइम पर ऑफिस से आते हैं, ठीक है, और आते हैं तो बेल बजती है, ठीक। तो क्या आप एक दिन में जान गए कि इसी टाइम पर पिताजी आते हैं, बेल बजती है, और बेल बजती है तो सीधी सी बात है पिताजी आ गए। वो सिग्नल है जो बेल बजने का, वो पिताजी के आने का इंडिकेशन है, सिग्नल है नहीं। जैसे कि धीरे धीरे वो जो एक तरह से वो उनका आना उसी टाइम पर हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि एक कंटिन्यूटी के बाद में, ठीक है, जैसे पिताजी डायरेक्ट आ रहे हैं, और आपके पिताजी कैसे हैं, सभी मोस्टली सभी के लगभग पिताजी स्टिकी होते हैं, ठीक है। अपने मम्मी से कोई नहीं डरता, पापा से सभी डरते हैं। तो पापा के आने पर हर कोई सहज ही जाता है, डर ही जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पापा आ रहे हैं उसी टाइम पर, आपका थोड़ा सहमना लाजमी है, ठीक है। और अगर पापा जिस टाइम पर आ रहे हैं उसी टाइम पर घंटी बज रही है, घंटी के बजते ही पापा आ जाते हैं, तो वो एक जो सिग्नल है जो डायरेक्ट आपको पापा को देखने पर एक सहमता होती है, वो डायरेक्ट जब घंटी बजती है और पापा आते हैं तो घंटी बजते ही आपको सिग्नल मिल जाता है, तब भी आपका उतनी ही उत्तेजना रहती है। तो आपका जो प्रतिक्रिया रहेगी वो सेम रहेगी, पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी। समझ गए ना? अब समझेंगे यहाँ पर जो कुत्ते का प्रयोग, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो वो क्या प्रयोग था। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो ये देख लो कि इसके गले से एक जो है एक नली बंधी हुई है, ठीक है। और ये नली डायरेक्ट जो है कनेक्टेड है किसी न किसी पात्र से, और इस पात्र को क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है ताकि जब हम कुत्ते के सामने भोजन रखें तो भोजन को देखकर जो लार टपकेगी इसमें इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। अब इवान पावलोव क्या करता है कि डायरेक्ट कुत्ते के सामने भोजन रखता है, और वो लार जो है, कुत्ता जैसे ही भोजन को देखता है लार टपकाता है, ठीक है, वो इसमें इकट्ठी हो जाती है। फिर वो ये सोचता है कि क्या मैं इस भोजन की जगह कुछ और इंस्ट्रूमेंट रखूं
जिससे कि कुत्ते को लार आ जाए, उसके बाद में भोजन दो। तो ये जब उन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोग में ये पाया, यहाँ पर समझना, एक कंडीशनिंग उन्होंने करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है, इसे समझो। डायरेक्ट उसने फूड दिया उसको यूसीएस, जिसे अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि जिसे हम कहेंगे अभी कुत्ते के सामने कोई भी अनुबंधन अभी कुत्ते के साथ में नहीं हुआ है, डायरेक्ट उसको भोजन दिया, ठीक है, डायरेक्ट उसके मुंह से लार आई, समझ गए, कोई कंडीशनिंग अभी बीच में नहीं है, ठीक। फिर क्या किया गया, फिर एक बैल उसको दिखाई गई, तो क्या हुआ, बैल दिखाने से नो रेस्पॉन्स, बैल दिखाने से थोड़ी ना लार आती है, नहीं आती है। फिर क्या किया गया, अब डायरेक्ट भोजन दिया गया, डायरेक्ट कुत्ते को देखकर लार आ गई, फिर उसने सोचा कि मैं बैल बजा कर देखता हूँ, क्या पता कुत्ते को लार आ जाए, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी कंडीशनिंग नहीं हुई। फिर क्या किया गया, प्रयोग में ये किया गया कि भोजन को देने से पहले क्या किया गया कि बैल बजाई गई, ठीक है, और बैल बजते ही जो है कुत्ते को भोजन दे दिया गया। ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिन बाद कंडीशनिंग हो गई। कहने का मतलब ये है कि बैल बजते ही जब भोजन दिया गया तो कंडीशनिंग हो गई, कुत्ता समझने लगा कि जैसे ही बैल बजेगी खाना मिल जाएगा। तो अब भोजन को देखकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैल को सुनते ही उसके मुंह में लार आने लगी। तो कोई भी कुत्ता घंटी को देखकर लार नहीं टपकाता है, लेकिन यहाँ पर घंटी को देखकर, भोजन को देखकर नहीं, घंटी को देखकर अब वो लार टपकाने लगा, तो ये कंडीशनिंग ही हुई है ना। तो यही इवान पावलोव चाहते थे और यही उन्होंने कर दिखाया। तो अब अगर घंटी बजती है, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशनिंग हो चुकी है, तो जैसे ही कंडीशनिंग हो चुकी है तो कंडीशनिंग के साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैल बजते ही कुत्ते को लार आनी स्टार्ट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, यूसीएस क्या है और यहाँ पर जो है यूसीआर क्या है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर भोजन है, ये जो है ये भोजन है, स्टिमुलस है, ठीक है, ये हम इसे कहेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि उत्तेजक जो पदार्थ होता है वो है हमारा भोजन, ठीक है, ये स्टिमुलस है। और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब यानी कि यूसीआर अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, यहाँ पर क्या है, बैल है, ठीक। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब क्या है कि पहले कुत्ते को भोजन दिया गया, कोई कंडीशनिंग नहीं है, डायरेक्ट भोजन दिया गया, डायरेक्ट देखकर उसको लार आ गई, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मैं कंडीशनिंग करता हूँ बैल के साथ में, उसको बैल दिखाई, ठीक है, उसको बैल दिखाई, तो क्या कुत्ते को लार आई, नहीं आई, क्यों, अभी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई। लेकिन उसने कहा कि मैं कुत्ते को बैल से लार मतलब आएगी देखकर, कब, जब थोड़े दिन बाद कुत्ता सीख जाएगा कि घंटी बजने से मुझे भोजन मिलता है। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे घंटी बजाना शुरू किया, साथ ही में उसको भोजन दे दिया। तो अब भोजन को देखकर नहीं बल्कि घंटी को बजते ही उसके मुंह में लार आने लगी। तो ये जो है इस तरीके से उन्होंने कंडीशनिंग एक साथ में उसमें घंटी के साथ में कर दी है, ठीक। तो अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोजन क्या था, भोजन अपने आप में एक स्वाभाविक उत्तेजक था, स्वाभाविक, और जो घंटी है वो कृत्रिम उत्तेजक है, यानी कि स्वाभाविक उत्तेजक की जगह अब क्या ले चुकी है, घंटी कृत्रिम उत्तेजक ले चुका है। यही कंडीशनिंग वो करना चाहते थे और यहाँ पर उन्होंने कर दिखाया, ठीक है, बात समझ गए, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, कुत्ते का लार आना तथा उत्तेजना बढ़ना इन चरणों से गुजरता है। क्या कंडीशनिंग ऐसे ही हो जाती है, नहीं, मतलब अगर आप गलत रूप से उसको प्रयोग करोगे तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर प्रयोग सही करोगे तो कंडीशनिंग सही हो जाएगी। अब देखो कैसे, जैसे पहला है कि अनुबंधित उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, जिसे भोजन कहा गया है, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझा दिया गया है। ये भोजन अभी क्या है, अभी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, जिसे हम यूएस कहेंगे। अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, जो कि यहाँ पर क्या था, लार था, ठीक है, सलाइवा थी, ठीक। अनुबंधित उद्दीपक क्या हो गया, अब जो पहले भोजन था वो उसने की जगह किसने ले ली है, घंटी ने ले ली है, जो कि हम कहेंगे कृत्रिम उद्दीपक था, ठीक। अब जैसे कृत्रिम उद्दीपक से थोड़ा ही ना, घंटी से थोड़ा ही ना आता है लार, लेकिन आने लगी, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड हो चुका है, अनुबंधित हो चुका है, अनुबंधित हो चुका है। तो अनुबंधित अनुक्रिया भी अनुबंधित ही होगी, यानी कि जो सलाइवा है वो भोजन को देखकर नहीं आ रहा है, वो किसको देखकर आ रही है, वो लार को देख
लेकर आ रही है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो उत्तेजना उसकी बढ़ती है तो वो कई चरणों से गुजरती है, ये आपको क्लियर हो गया। ये पूरा प्रोसेस हमने समझा है। अब स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस जब उसको दिया जाता है, रेस्पॉन्स होता है उसका कुत्ते का, तो एक बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें कौन से समय पर कितना मतलब गैप होना चाहिए, किस समय पर हमें उसको बॉन्डिंग बनाने के लिए कितना समय रखना चाहिए, बेल किस टाइम पर प्रेस करे और खाना कब दे। तो कुत्ते के सामने जैसे ही बेल बजे तो यही कोई 3 से 4 या फिर 5 मिनट 5 सेकंड के अंदर अंदर कुत्ते के सामने भोजन आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम समझेंगे कि कई चरणों से ये प्रक्रिया गुजरती है, तो समझो कि किस तरीके से अच्छी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। चलिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो अगर हम बिल्कुल सही समय पर क्या करेंगे कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही साथ साथ में हम भोजन दे देते हैं, तो इस तरह की जब अनुबंधन बनता है, बॉन्डिंग बनती है, तो हम उसे कहेंगे सहकालिक अनुबंधन। क्या कहेंगे? सहकालिक। जब अनुबंधित यानी कि CS जिसे हमने कहा है, CS का मतलब यहाँ पर क्या है? भोजन है। CS का मतलब क्या है? भोजन, ठीक है। जब भोजन तथा अनुबंधित उद्दीपक यानी कि जो हम कह सकते हैं कि घंटी है के साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह सहकालिक अनुबंधन होता है, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि टाइम पर सब चीजें हो रही है। फिर अगर तुमने थोड़ा डिले कर दिया, डिले कब हो सकता है? डिले अगर हम क्या करें कि जब हम अनुबंधित उद्दीपक यानी कि जिसे हम कहेंगे भोजन CS जो है का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी से पहले कर दे, ठीक है। हमने क्या किया कि भोजन पहले परोस दिया और घंटी बाद में बजाई, तो हम कहेंगे कि विलंबित हो गया, घंटी बजने में विलंबित हो गया। अब कोई बॉन्डिंग अगर बनती है तो वो उल्टी बन जाएगी, है ना, उल्टी बन जाएगी कि भोजन पहले दे दिया घंटी बाद में बजाई, तो वो विलंबित हो जाएगी और विलंबित अनुबंधन बन जाएगा, डिलेड कंडीशनिंग जिसे हम कहेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशेष अनुबंधन में जो CS होता है उसका प्रारंभ कब होता है और उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक यानी कि US कब शुरू होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप कहोगे कि अवशेष अनुबंधन कब बनता है, यानी कि ट्रेस कंडीशनिंग कब बनती है, कि अगर हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि जो भोजन है, भोजन का प्रारंभ और अंत घंटी बजाने से पहले कर दिया, ठीक है। घंटी बजाने से क्या कर दिया? पहले कर दिया, और घंटी कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद बजाई, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे कि इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग बनेगी कैसी? अवशेष अनुबंधन, यानी कि बीच में एक गैप हो गया, अच्छा खासा गैप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी अवशेष अनुबंधन। अगर कहे कि भोजन जो है, जो US है, भोजन का प्रारंभ और जो CS है, CS से पहले शुरू होता है और पश्चगामी अनुबंधन, यानी कि जो जब अनुबंधित उद्दीपक यानी कि US जिसे हम भोजन कहा है, भोजन का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी से पहले शुरू होता है तो पश्चगामी अनुबंधन कहलाता है। नहीं, ये घंटी से नहीं, ये बाद में होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक, इसको हम ठीक करा देंगे। अब ये समझो कि पश्चगामी का मतलब होता है कि घंटी तो बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया या फिर बहुत देर बाद दिया है, तो तब इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो पश्चगामी या बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है, ठीक है। ये बात समझ गए? तो इस तरीके से जो कंडीशनिंग बनाने के भी तरीके होते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी डिले करोगे तो विलंबित अनुबंधन बनेगा, अगर आप टाइम पर खाना घंटी बजते ही खाना दोगे तो वह सहकालिक अनुबंधन बनेगा, ठीक है। अवशेष अनुबंधन में अगर आप बहुत ज़्यादा गैप कर दोगे तो अवशेष अनुबंधन बनेगा, अगर आपने घंटी तो बजा दी, खाना वो टाइम बाद आप दे रहे हो या फिर दे ही नहीं रहे हो तो वो पश्चगामी अनुबंधन बनेगा, जिसे बैकवर्ड कंडीशनिंग कहेंगे। तो इस तरीके से कंडीशनिंग बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आदर्श कंडीशनिंग मानी जाती है वो ये कंडीशनिंग मानी जाती है कि आप घंटी बजाए और साथ ही में जो है खाना परोस दे, तो इस तरीके से सहकालिक अनुबंधन बनेगा, ठीक है। तो ये थे अनुबंधन के प्रकार जो आपने समझे। अब यहाँ पर समझेंगे कि इवान पावलोव जो है कि किस तरीके से वो ये कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर समझेंगे कि इवान पावलोव के अनुसार जो है उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, विलोप क्या होता है, विभेद क्या होता है, ये इस टर्म से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जैसे कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मीनिंग पूछ लिया गया है कि क्या मीनिंग होता है। उद्दीपक सामान्यीकरण का जो मीनिंग होता है, देखो हमने क्या देखा कि कुत्ते को जो है एक घंटी के साथ में कंडीशनिंग कर दी गई है, उसे भोजन खाना सिखाया गया है, ठीक है।
अब उद्दीपक सामान्यकरण क्या होता है, यहाँ पर एक उद्दीपक क्या है, उद्दीपक कहीं ना कहीं क्या है, एक भोजन है, ठीक है, और जिसका रूप बाद में ले लिया है किसने, घंटी ने, जिसका रूप ले लिया है घंटी ने। अब अगर आप उस कुत्ते के सामने मंदिर की घंटी, साइकिल की घंटी, डोर बेल, कोई भी घंटी बजाएंगे तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि सभी घंटी जब 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 बजेंगी, ठीक है, जिनमें एक तरह से साउंड जो है सेम लगभग होनी चाहिए, तो उसको जितनी बार जितनी घंटियां उसको सुनाई देंगी। जनरलाइजेशन का मतलब वही होता है कि सामान्यकरण, यानी कि उसको सब समान लगेगी, ठीक है, और उसका जो है सब घंटी सुनने पर लार आएगी। इसको कहते हैं उद्दीपक सामान्यकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। समझ गए, ये बात हुई। दूसरी, विलोप क्या होता है, विलोप ये होता है, एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप कुछ दिन इस क्रिया को दोहराओ कि घंटी बजाई और आपने खाना दे दिया, तो कुत्ते को कंडीशनिंग कुत्ते की बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि भाई जो है कुछ टाइम उसको दो, फिर उसके बाद में उसे छोड़ दो 1.5-2 महीने के लिए, फिर से आप ये सोचो कि जैसे ही मैं जो है घंटी बजाऊंगा कुत्ते को लार आएगी, तो वो कुत्ता भूल चुका है, विलोप हो चुका है। अब ये मत समझो कि उसे याद रहेगा, वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, वो भूल चुका है, ठीक है। ऐसा ही होता है जैसे कि अगर मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो आप समझते हैं कि पर डे 2 क्लास हो रही है, ठीक है, आप वॉच करोगे, लेकिन कुछ टाइम में बिल्कुल बंद कर दूँ तो क्या आप वॉच करोगे, आप टाइम याद रखोगे, आप सोचोगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, या फिर सर्च करोगे, कुछ नहीं करोगे। इसी तरीके से नोटिफिकेशन का होता है कि नोटिफिकेशन आता है तो सीधी सी बात है आपको अलर्ट मिल जाता है कि आप क्लास वॉच करोगे, और क्लास होनी बंद हो जाए तो नोटिफिकेशन बंद हो गया, नोटिफिकेशन बंद हो गया तो सीधी सी बात है उस चीज का विलोप हो गया, आप क्लास देखना बंद कर दोगे। तो ये भी जो कंडीशनिंग है खत्म हो जाएगी, विलोप हो जाएगा। ठीक, बात करें विभेद की, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप एक बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, किसी चीज के साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसकी कुछ बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं, है ना, तो आप उसे किसी न किसी चीज के साथ में बॉन्ड करके सिखाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखा भी जाता है कि अगर मम्मी जो है बच्चे को खाना खाना सिखाना चाहती है कि वो टाइम पर नखरे ना दिखाए, खाना खा ले, तो वो बगल में बड़े टैडी या फिर पिल्ले की पिटाई करती है खाना ना खाने पर, है ना। वो बॉन्डिंग करना चाहती है कि अगर तुम भी खाना नहीं खाओगे तो मैं इसकी पिटाई जो है तुम्हारी पिटाई इसकी तरह करूंगी, अगर वो ऐसा करना छोड़ दे, ठीक है। या फिर कभी जो है डैडी को पीट रही है तो कभी डैडी को पीट रही है, कभी चाचा को पीट रही है तो कभी बुआ को पीट रही है, तो कोई कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो कंडीशनिंग करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, विभेदीकरण नहीं, सिर्फ एक ही चीज को पर डे उसी के साथ में उसी को पिटाई करनी है, उसी का एग्जाम्पल रखना है, तो बच्चा जो है बॉन्ड हो जाएगा, उसके साथ में बंध जाएगा। वो सीखेगा कि हाँ मेरे ना खाने पर मेरे डैडी की पिटाई होती है, और अगर जो है मतलब अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा क्योंकि उसने खाना नहीं खाया उसकी इसलिए पिटाई हो रही है, तो मेरी भी होगी तो मुझे खाना खाने लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग है, तो इसे कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है विभेद नहीं करना है, अलग अलग चीजों के साथ में नहीं करके एक ही चीज के साथ में, यानी कि वहां पर सिर्फ एक तरह की बैल बजाई जा रही थी, अलग अलग तरह की बैल नहीं कभी ये बैल कभी वो बैल, इस तरीके से नहीं बजाई गई, उसकी साउंड सेम थी, अंत तक सेम रही जब तक बॉन्डिंग नहीं हो गई, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक्सटिंक्शन हो जाएगा अगर हमने डिस्क्रिमिनेशन किया या फिर कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दिया। और उद्दीपक सामान्यकरण आपने समझ लिया है कि जो किसी भी तरह की घंटी अब उसको सुनाई देगी क्योंकि बॉन्डिंग हो चुकी है, तो कुत्ते को लार निश्चित तौर पर आएगी, ठीक है। अब समझेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, समझेंगे कि पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने समझा इसमें से कितने आंसर आप ले पाओगे। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो लार बहाता है। यदि आप उसकी इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, या फिर यदि कुत्ता भौंकता है तो रेफ्रिजरेटर से कुछ दे देंगे, या फिर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कुछ नहीं देंगे, और बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी लार बंद हो जाए तो उसका विलोप होना जरूरी है, और विलोप करने के लिए क्या करना होगा कि बार बार आप रेफ्रिजरेटर तो खोलेंगे लेकिन कुत्ते को बार बार क्या है कि भोजन कभी नहीं देंगे। तो ये आपको करना होगा, तभी वो है कुत्ता भूल जाएगा एक टाइम के बाद में, है ना। उससे पहले नहीं भूलेगा, उससे पहले तो वो भोजन ही उसको चाहिए, चाहे कुछ भी रखा उसके खाने की चीज हो या ना हो, ठीक है, समझ गए। चलो आगे मूव करेंगे, इसमें समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है, यानी कि बार बार हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, पर्यतन एवं भूल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहे तो यहाँ पर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, पर्यतन एवं भूल कहे तो वो यहाँ पर कोई अभ्यास नहीं हो रहा है, बार बार हो क्या रहा है, कंडीशनिंग हो रही है। उसका जो बादल का कड़कना है ना, उसकी आवाज से राजू डर जाता है और इसीलिए वो उछल पड़ता है। तो वो बार बार इसीलिए उछल रहा है क्योंकि वो जो बिजली की कड़कने की आवाज है उससे डर जाता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन है, कंडीशनिंग उसके साथ में उसकी हो गई है। ठीक है, अब पता नहीं उछलता कितनी ऊंचाई पर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा है प्रथम सोपान? उत्तेजना है, आवर्ती है, सामान्यकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, प्रथम सोपान का यहाँ पर क्या मतलब है? सबसे पहले जो रोल बताया गया है किसका बताया गया है? उत्तेजना क्या है, यानी कि स्टिमुलस का। किसका बताया गया है? स्टिमुलस का। हम उसके सामने पहले भोजन ही तो रखते हैं कुत्ते के सामने, तो स्टिमुलस आता है, फिर रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, यहाँ पर समझेगी। देखो उत्तेजना के बाद में अनुक्रिया आती है, और जब ये दोनों समय समय पर साथ साथ में होते हैं तो तब बनता है अनुबंधन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं बॉन्डिंग। ठीक, ये इस तरीके से। और लास्ट में आता है यहाँ पर सामान्यीकरण, लास्ट में बन जाता है सामान्यीकरण। ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है इवान पावलोव की थ्योरी में। ठीक, ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? तो मैंने बताया कि अगर स्वाभाविक रूप से लार आ रही है तो भोजन भी तो स्वाभाविक ही होगा ना, यानी कि भोजन क्या था? उद्दीपक था। और उस समय पर वो उद्दीपक कैसा था? स्वाभाविक उद्दीपक था। ठीक है, कैसा था? स्वाभाविक, क्योंकि भोजन की बात हो रही है यहाँ पर, घंटी की उसकी बात नहीं हो रही है, लार टपकने की बात नहीं हो रही है। अगर लार टपकने की बात होती तो स्वाभाविक अनुक्रिया होता है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है? भोजन को पूछ रहा है कि जब तक बॉन्डिंग नहीं हुई थी तब तक हम उस भोजन को क्या कहेंगे? स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। और जब बॉन्डिंग हो गई तो तब उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे स्वाभाविक नहीं, हम उसे क्या कहेंगे? अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है कि सिद्धांत अधिगम को निम्न में से किसके द्वारा समझता है? यह सिद्धांत निम्न में से निम्न के द्वारा समझाता है, यानी कि जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये किसके द्वारा समझाता है? हमें पुनर्बलन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, साहचर्य के द्वारा, या फिर अंतर्दृष्टि के द्वारा। तो डायरेक्ट सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। तो ये जो इवान पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ये हमें समझाता है साहचर्यता, यानी कि जो साहचर्य आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे होती है। साहचर्य आपस में जो कह सकते हैं कि पैरेलल चलती है चीजें। घंटी साथ में बजी, खाना साथ में आया तो ही बॉन्डिंग होगी। साहचर्य का बहुत बड़ा रोल है। अगर साहचर्य नहीं होगा, यानी कि चीजें साथ साथ में नहीं होगी, तो बॉन्डिंग भी नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये समझा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसी के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट्स अगर रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी, मतलब अगर कोई भी डाउट फिर भी रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेरी अपनी जरूर करें। और कौन सा वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा तो वो भी बताएं, कहाँ पर कमी लगी तो वो भी बताएं। ठीक है, इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।